नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, मार्च 2022 का महीना चल रहा है और इस महीने में काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के पास इनकम टैक्स के नोटिसेज आ रहे हैं सेक्शन 148 ए के अंदर। तो 148 ए के सेक्शन को 360 डिग्री तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, दीपक पारिक। और ये पैसे से एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इन्होंने पिछले 10 सालों से इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स में के साथ बिग फोर के अंदर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो मल्टीनेशनल क्लाइंट है जिनको ये एडवाइस कंसल्टेंसी के साथ ही रिप्रेजेंटेशन की सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं 148 ए सेक्शन के ऊपर इनके थॉट्स क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। हाय हाय राजकुमार जी। हाय। थैंक यू आपने मेरे को इनवाइट किया इस डिस्कशन के लिए, क्योंकि 148 ए के जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, काफी नोटिसेस जो हैं वो टैक्स पेयर्स को और सारे अपने बिजनेसमैन और सारे लोगों को काफी काफी नोटिसेस ये इशू हो रहे हैं अभी 148 ए के, क्योंकि जैसा कि ये नया सेक्शन है, लास्ट ईयर ही बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू इसको इंसर्ट किया था और एक ये नया प्रोसीजर बेसिकली इंट्रोड्यूस किया है सरकार ने। और जो जैसा कि आप लोग अगर जानते हैं, जैसे कि पहले जो अपना असेसमेंट होते थे, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, उसका एक प्रोसीजर ऑलरेडी डिफाइंड था और वो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा था, उसको कभी किसी ने भी टच नहीं किया था। बट अभी लास्ट ईयर ही पहली बार इसमें इतना बिल्कुल नया रजीम सा हो चुका है ये 148 का पूरा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। तो इसमें अपन ठीक है, चर्चा इसमें अपन बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं डायरेक्टली। हाँ दीपक जी, तो सबसे जी पहला सवाल जी तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो 148 ए का जो सेक्शन इंसर्ट किया गया फाइनेंस एक्ट में, वो क्यों किया गया और क्यों इस सेक्शन की जरूरत कहाँ पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी हमारे जी पास जी 148 सेक्शन था जिसमें हम इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और का जो असेसमेंट कर रहे थे। तो 148 जी ए की आवश्यकता कहाँ पड़ी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जी जी बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी। तो बेसिकली अपने पास लास्ट ईयर तक तो 148, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया बिल्कुल सही, 148 147 149 का ये ऑलरेडी रिजीम पूरा का पूरा एकदम रोबस्ट जो रिजीम था, पूरा का पूरा फुल टू प्रोसेस था पहले से ही। बट स्टिल ये 148 लाने की मेजर जो रिक्वायरमेंट वो इसलिए पड़ी कि ताकि लिटिगेशन जो है, स्पेशली जो 148 में होता है, 148 में काफी केसेस खुलते रहते हैं लोगों के, तो स्पेशली अब ये लिटिगेशन थोड़ा सा कम हो। आप पहले एक 148 इशू करने से पहले एक प्री इंक्वायरी का चांस दिया गया है कि आप ताकि जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर इंक्वायरी और जांच कर ले कि हाँ भाई ये एक बिल्कुल सही केस है, इसमें 148 देना चाहिए, या फिर ये तो बिल्कुल इसमें कोई जेन्युइन केस है, इसमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है 148 नोटिस की, तो हम 148 ए में इसको हम इसका आंसर जवाब करके और इसमें ऑर्डर पास करके वहीं अपनी जो प्रोसीडिंग्स है वो वहीं पे क्लोज कर दें। तो मेजर जो रिक्वायरमेंट पड़ी वो ये है कि इसमें थोड़ा लेस लिटिगेशन हो, क्योंकि देखा गया है प्रीवियसली कि काफी सारे 148 के नोटिस बेमतलब भी दिए जाते थे असेसीज को, जो कि फिर वो क्वॉश करवाते थे जाके हाई कोर्ट में या फिर सीआईटी में या फिर आईटीटी में जाके उनके फेवर में होता था। तो उससे कुछ नहीं, बस की लिटिगेशन कॉस्ट दोनों ही साइड की, रेवेन्यू की भी और अपेलेंट साइड की भी काफी कॉस्ट लगती थी, तो वो भी बचेगी अब बेसिकली इस 148 ए को इंट्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है। जी तो जैसा कि मैं आपसे समझ पाया आपकी इस आंसर से, उससे मुझे लगने लगा कि जो भी जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपन 148 के रीजन रिकॉर्ड करके 148 जी दिया जाता था, उस इंफॉर्मेशन को ही चैलेंज करने का ऑप्शन आ गया अपने पास स्टार्टिंग की जी कि जो जी इंफॉर्मेशन मिली है वो सही है या नहीं। जी 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 ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा। ठीक है जी सर। मैं नेक्स्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 148 ए आया है वो एक्चुअली है क्या, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी तो बेसिकली 148 ए में काफी सारे अपने सब सेक्शन हैं, पूरा का पूरा एक बड़ा सा सेक्शन है। उसमें स्टार्टिंग में अगर अपन देखें तो उसमें उसको पढ़ते ही ये लगता है कि एक सॉर्ट ऑफ एक ये प्री इंक्वायरी है। आपको एक बेसिकली एक प्री इंक्वायरी का मौका दिया गया है टैक्स ऑफिसर को
इसमें करने का। और उसमें उनको सीधा सीधा बोला गया है कि जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या उनके पास जो भी पर्टिकुलर उनके इंफॉर्मेशन उनके हाथ में है जिससे उनको लगता है कि असेसी ने टैक्स नहीं दिया है इस चीज पे, वो उसको डायरेक्टली उसी टाइम पे प्री इंक्वायरी के टाइम पे ही असेसी को भेज देते हैं। और उसमें उनसे पूछते हैं, क्वेश्चन देते हैं और उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बेसिकली अपना केस प्रेजेंट करने के लिए कि हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्यों आपको एक 148 का नोटिस नहीं दे। तो आपको बेसिकली उसका जवाब देना होता है प्रॉपर्ली कि हमारे पास ये रीजंस हैं। उसमें जब वो 148 ए का नोटिस इशू करते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिनिमम उनको 7 दिन का तो टाइम उनको देना ही पड़ता है और मैक्सिमम 30 दिन का, ये सेक्शन में ही लिखा है। तो अगर ऐसा है कि आपको कोई ऐसा 148 ए का नोटिस इशू हो गया जिसमें आपको 2 ही दिन का टाइम दिया रिस्पॉन्ड करने का, तो वो डायरेक्टली अपना अपन चैलेंज कर सकते हैं उसको कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन में रिक्वायरमेंट है 7 से 30 दिन की आपको मिनिमम टाइम मिलेगा ही इसको रिस्पॉन्ड करने का। तो और मतलब 148 ए में बेसिकली ये सारी चीजें ही अपन इसमें बेसिकली एओ जो टैक्स ऑफिसर जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि बिल्कुल जेन्युइन केस है या नहीं। अगर जेन्युइन केस है एट द एंड ऑफ दी जो प्री इंक्वायरी है उनको ये पता लगता है कि हाँ ये जेन्युइन केस है, इसमें बिल्कुल भी 148 का नोटिस नहीं बनता, इन्होंने टैक्स दिया है इस पे, तो फिर वो उसको केस को क्लोज कर देंगे। और अगर उनको ये अपन उसको डिफेंड नहीं कर पाए, अपन ने उसमें रीजंस नहीं दे पाए, तो फिर वो 148 का अपनी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर देते हैं और फिर तो वो बहुत लंबी प्रोसीडिंग्स होती हैं जैसा कि अब तक होता ही आया है। तो 148 और 147 और 149 अभी भी स्टैंड करते हैं एज इट इज। एज इट इज तो नहीं बोलूंगा बट अभी भी स्टैंड करते हैं जैसे कि पहले भी थे। बट इट्स जस्ट दैट कि 148 ए नया सेक्शन लेकर आए हैं प्री इंक्वायरी में, क्योंकि 149 में और 148 में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं और वो भी थोड़ा थोड़ा रिजीम चेंज हुआ है अभी। ठीक है सर। जी। तो मेरे को समझ में आया कि जो भी ये 148 ए है उसकी टाइम लिमिट जो, जैसा कि आपने बताया, वो 7, मतलब मिनिमम उसमें टाइम लिमिट जितने दिन में रेस्पॉन्स देना है 148 का, जी वो सात जी से जी। तीस दिन की होनी चाहिए। अगर वो 7 से 30 मिनिमम 7 मैक्सिमम है 30, यस। तो फिर आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि 7 दिन जी से कम टाइम आपको नहीं दिया जा सकता 148 ए के अंदर भी आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। ये 148 जो इश्यू करने की जो कोई टाइम लिमिट है कि कितने टाइम तक ये इश्यू किया जा सकता है 148 ए? जी इसको बेसिकली इसमें डायरेक्टली सेक्शन में तो कोई भी अपनी टाइम लिमिट नहीं दे रखी है। बट अगर अपन देखा जाए तो 148 ए का जो रेलेवेंस है, 148 ए का जो होल एंड सोल रेलेवेंस है इशू करने का, वो ये है कि हम 148 इशू कर सकते हैं या नहीं। तो आप देखेंगे तो 148 ए इनडायरेक्टली कनेक्टेड है 148 से। और 148 के जो भी नोटिस इशू करने की टाइमलाइंस हैं वो 149 में अपने पास प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब्ड ही हैं, जो कि अभी रिसेंटली चेंज हुई थी। तो अपन उससे इसको कनेक्ट करके ये जरूर अपन मतलब निकाल सकते हैं कि 148 ए का भी टाइम लिमिट जो है वो गवर्न होगी 149 से ही। 149 सीधे सीधे जैसे एक केस में कहते हैं कि अगर आपका फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर आप 3 साल तक के बाद उस पर नोटिस दे सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए अभी जो स्पेशली अभी जो 148 एज आ रहे हैं वो बेसिकली असेसमेंट ईयर 18-19 के आ रहे हैं, क्योंकि 18-19 से अगर अपन देखिए 31 मार्च 2019 से 3 साल खत्म होते हैं अभी 2022 में। तो उसी के संदर्भ में उसी के रिलेटेड अपने पास अभी 148 ए के नोटिस आ रहे हैं। तो अपन अगर अपने आप जो 149 की टाइम लिमिट ही अगर निकल गई है, यानी 148 इशू करने की नोटिस की टाइम लिमिट निकल गई है, तो 148 ए भी इशू नहीं हो सकता। तो बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कवर्ड है। ठीक है। जी तो इसके अलावा नेक्स्ट जो सवाल मैं पूछना चाहूंगा वो है कि क्या एओ के पास ये ऑप्शनल है कि ये 148 पहले दे और फिर 148 दे, या डायरेक्ट 148 भी दे सकता है? किस तरह से है इसमें? जी जी। ये बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका राजकुमार जी। इसमें मेजरली जो बिल्कुल सेक्शन की स्टार्ट ही जैसे सेक्शन होता है उसमें लिखा है कि एओ को देना ही पड़ेगा आपको 148 ए का नोटिस। और 148 ए का नोटिस इज मतलब ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है आप फॉलो करने के लिए। आप डायरेक्टली एओ जो है 148 का नोटिस नहीं दे सकते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस हैं इसी सेक्शंस में जो प्रोवाइडेड हैं। वो जैसे कि अगर आप में मान लीजिए सर्च हो गई है, अगर आप पे सर्च हो गया यानी इनकम टैक्स रेड हो गई है, या फिर किसी और एसएससी पे इनकम टैक्स रेड हो गई है और वहां से आपको कोई उनको आपके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई है किसी और के प्रेमाइसिस से, तो एओ के ऊपर फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपको पहले 148 ए का नोटिस दे और फिर 148 दे, वो डायरेक्टली भी 148 दे सकता है आपको। बट उस वाले केस को छोड़ के, सर्च वाले इनकम टैक्स रेट्स और सर्वे को छोड़ के, जितने भी बाकी सारे 148 अब इश्यूज होंगे उससे पहले आपकी एक प्री इंक्वायरी 100% एओ की रिक्वायरमेंट है, ये करनी ही पड़ेगी आपको। हाँ, जी। ठीक है।
ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा सवाल है सर कि अगर 148 ए हमारे पास आ जाता है किसी भी एसएससी के पास या टैक्स पेयर के पास, तो जी क्या जी उसका रेस्पॉन्ड करना कंपलसरी है, और अगर रेस्पॉन्ड करना है तो वो किस तरह से करना है, वो जी उसके बारे जी में जी बताइए। जी देखिए, मैं इसका जवाब यही दूंगा कि अगर आपके पास 148 ए इशू हो चुका है, तो मेरा सजेशन, मेरी एडवाइस तो एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट यही रहेगा कि आपको उसको रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए। अब इसमें दो तीन सिनारियोज हो सकते हैं कि आपको जो भी एओ ने, जो भी आपको टैक्स ऑफिसर ने इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन से आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है, इस पे तो मैंने टैक्स दे रखा है, तो आप सीधा सीधा उनको ये रिप्लाई रिस्पॉन्स करेंगे कि भाई हमने इस वाली इनकम पे टैक्स दे रखा है, ये रहे हमारे एविडेंसेस, और जो भी आपने टैक्स पे कर रखा है उसके चालान वगैरह आप फर्निश कर दीजिए, तो उसी टाइम पे वो खत्म हो जाएगा, आपको आगे उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं जाएंगी। बट अगर आपको ये लगता है कि ये जो भी नोटिस है, इसमें जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके उसके रिलेटेड वो बिल्कुल जेन्युइन है, हमने उस पर टैक्स नहीं दिया है, एक्चुअली वो हमसे एस्केप हो गई है, तो फिर उसमें ये सजेशन रहेगा कि आप टैक्स समेत और इंटरेस्ट समेत अपना इसी इसी बिल्कुल पॉइंट पे आप जमा करवा दें, और जो भी टैक्स आपने जमा करवाए हैं उसका आप एविडेंस दे दें एओ को, और ताकि ये कि पूरा का पूरा आपका जो केस है वो यहीं आपका निपट जाए, बेसिकली कंप्लीट हो जाए और क्लोजर हो जाए आपके केस का। बट अगर तीसरा सिनेरियो भी ये होता है कि आपको लगता है कि ये चैलेंज कर सकते हैं हम कि ये तो हमको लगता है कि इनकम ही नहीं है, ऑल्दो हमने टैक्स नहीं दिया उस चीज पे, बट आपको ये भी लगता है कि हमारी ये तो इनकम ही नहीं है, हमारी तो ये एग्जाम्पशन में आती है, हमारी ये कोई डिडक्शन था हमारे पास, या ये तो हमारी इनकम ही नहीं होती, ऐसा जो कि चैलेंज किया जा सकता है, तो उस केस में मैं आपको फिर ये उन असेसीज को ये सजेशन दूंगा कि आप उसमें प्रॉपरली एक डिटेल्ड ऑब्जेक्शंस बनाएं अपने, बहुत डिटेल ऑब्जेक्शंस, ये दिखाते हुए, ये सब्सटैंशिएट करते हुए कि हमारे क्यों ये इनकम नहीं है, क्यों नहीं है हमारे पास कोई एग्जाम्पशन है क्या है, और उसी टाइम पे हम, ताकि वो होगा क्या, क्योंकि वो चैलेंज तो होगा, वो आगे भी जाएगा, बट आपका एक बिल्कुल ग्राउंड वर्क जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपकी प्रोसीडिंग्स के काफी अच्छा एक बेस क्रिएट हो जाएगा अगर आप अच्छे ऑब्जेक्शंस देंगे तो वो बहुत जरूरी है, मतलब इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपके 148 ए का नोटिस आता है तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठे हैं, उनके साथ समझिए कि क्या है ये नोटिस, और बेसिकली इसमें क्या हम रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो बहुत 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 अच्छे से समझाया जरा आपने इसको। और जी नेक्स्ट नेक्स्ट मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर मान लो हमने 148 आया और उसका हमने कुछ रेस्पॉन्स दिया एओ को, ठीक है, जी लेकिन एओ उसको नहीं मानता है और अपना जी जी उसको रिजेक्ट करते हुए, हमारे ऑब्जेक्शन जो है उनको रिजेक्ट करते हुए वो जो ऑर्डर पास कर देता है, और जी तो क्या उस ऑर्डर के खिलाफ हम डायरेक्ट अपील में जा सकते हैं, कोई वहीं पर रेमेडी अवेलेबल है 148 इशू होने से पहले? जी 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 जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये काफी लोगों का आ भी रहा है कि अगर 148 डे का ऑर्डर पास हो गया है, बेसिकली उन्होंने पास कर दिया और उन्होंने ये लिख दिया आपके अगेंस्ट में पास हो गया है कि हम तो 148 इसमें इशू करेंगे, तो कई ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जैसे कि 147 का इनकम एस्केपिंग ऑर्डर होता है, अपना स्क्रूटनी असेसमेंट का ऑर्डर्स होते हैं जो कि आप अपील कर सकते हैं, और सीआईटी जो उनके सुपीरियर ऑफिसर होते हैं जिनको कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स बोलते हैं, उनके पास अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं। बट ऐसा कोई भी अब जो सीआईटी के समक्ष अपन केसेस लेकर जा सकते हैं उसकी एक लिस्ट है इनकम टैक्स में कि ये ऑर्डर जो है वो हम लेकर जा सकते हैं, अब इसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं, बट उसमें 148 ए नहीं लिखा गया है, और तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हो गया 148 ए में, तो आप उसको अपील नहीं कर सकते हैं सीआईटी के पास। बट इसकी ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो अपन देख सकते हैं, जो अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो ये है कि आप डायरेक्टली अपना जो केस है वो आप डायरेक्टली अपना हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं थ्रू अ रिट, और अभी वो देखना बाकी है क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली अभी तो ये बिल्कुल नया लॉ है, अभी देखेंगे, बट मुझे ये लगता है कि शायद उसको अपन 148 ए को अगर आपके बिल्कुल स्ट्रांग है केस, तो आप उसको डायरेक्टली रिट में लेकर जा सकते हैं और वहीं पे आप एक ही बार में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं, बकायदा ये कि आप जो नॉर्मल प्रोसीजर है अपने अपील का उसमें जाए। जी ठीक है सर, आई आई थिंक सबको समझ में आ गया कि डायरेक्टली सीआईटी के पास आप नहीं नहीं जा सकते हैं, आप गेट के द्वारा हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं अगर डायरेक्टली आप इससे करना चाहें। फिर मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जी अगर हम 148 एक जो हमारे पास आया उसका हम रिप्लाई नहीं करते हैं या टाइम से हमने नहीं दे पाए जवाब, तो क्या उसके लिए कुछ पेनल्टी या कुछ हमारे खिलाफ कुछ हो सकता है उसके लिए, एजुकेशन वगैरह? जी जी जी, तो जैसे कि बाकी इनकम टैक्स में भी काफी नोटिसेस होते हैं, काफी कंप्लाइंसेस होती हैं, अगर आप उसको कंप्लाई विद नहीं करते हैं तो आपके ऊपर एक पेनल्टी
प्रोवाइडेड होती है कि आप पे पेनल्टी लग जाएगी, ये प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। बट ये डायरेक्टली 148A के लिए ऐसा कुछ भी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है। यानी अगर आपने इसका नॉन कंप्लायंस किया, आपने 148A का रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसी कोई पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन आप पे नहीं लगेगा। बट उसमें ये देखा जाएगा कि ऑब्वियसली आपके केस, आपका जो केस है वो आपके अगेंस्ट में ही जाएगा अगर आपने रिप्लाई नहीं किया, और टैक्स ऑफिसर को एक बहुत बड़ा ग्राउंड मिल जाएगा ये 148 इशू करने का। तो मतलब इसमें मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको इससे कंप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो टैक्स ऑफिसर की काफी चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो 148 इशू करेंगे ही आपको, और फिर पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स खुल जाएगी। तो इसमें एडवाइजेबल है कि आप प्रॉपरली एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन या फिर आपको जैसे भी है, जो भी आपका केस है उस हिसाब से आप इसमें रिप्लाई करें। थैंक यू सर, आपने यहाँ तक हमारे साथ आपने पेशेंसली हमारे सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। और जहां तक जी मैं समझ जी पाया आपकी पूरी चीज को, तो 148 एक्चुअली 148 इशू करने से पहले की एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप उसको बंद करवा सकते हो, जो 148 खुलने वाला है बिल्कुल आपके जो इन्फॉर्मेशन है। और इसको कंप्लाई बिल्कुल कीजिए आप। इसके जो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन आप बहुत अच्छे से बनाइए, बिल्कुल अच्छे जी ग्राउंड्स जी पे। हमारे आपके साथ जुड़ने का भी ये कारण था कि जी हमारे को एक अच्छी एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज मिले, क्योंकि आप ऑलरेडी 10-11 साल से इस फील्ड में हैं। आप रेगुलरली इनकम टैक्स के जो अपील्स है या असेसमेंट है उन पे काम कर रहे हैं रेगुलरली। जी तो बस इसी जी कारण से हम जी भी आपके साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारे दर्शकों का ज्ञान में वर्धन किया। और हम चाहेंगे कि आगे भी हम इसी तरह से किसी भी टॉपिक को लेकर इनकम टैक्स के अंदर आपके साथ गुफ्तगू करने की जरूर जरूर। अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू, आपने मुझे कॉल किया अकाउंट्स दुनिया के इस चैनल पे, और इट इट वाज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। और हमारी ऑडियंस को भी इसके बारे में पता लगे, हम तो नॉलेज जितना ज्यादा है उतना शेयर कर पाए। बिल्कुल एक सही पॉइंट आपने इसमें यहाँ पे जो अभी कंक्लूड करते हुए आपने एक बिल्कुल बात बोली कि इसको आप ऐसे ना देखें कि आपके अगेंस्ट नोटिस हुआ है, बल्कि ये तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यही केस आपका सॉल्व करने की। तो ऑन दैट नोट आई थिंक ऑडियंस को अपने सब कुछ समझ में आया होगा इसके रिगार्डिंग, और होपफुली अपन इसी ऐसी चीजों पे, ऐसी टॉपिक्स पे अपन आगे भी और कोलैब करते रहेंगे और काफी कॉन्वर्सेशन इस पे करते रहेंगे।